और गार में दाखिल होने वाला पहला कदम ही मेरे लिए ताज्जुब खेज था। मैंने गार की दीवारों में किसी धात के टुकड़े देखे जो रोशन थे। ये टुकड़े थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए थे, लेकिन एक पतली सी पत्ती उन्हें एक दूसरे से मुंसलिक किए हुए थी। कभी इन टुकड़ों की रोशनी मध्यम हो जाती और कभी तेज। बहरहाल मजमूई तौर पर इन्होंने गार को रोशन कर रखा था। बगौर देखने पर भी मेरी समझ में नहीं आया कि ये रोशनी किस तरह निकल रही है। मैंने रोशनी करने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे, लेकिन यह तरीका सबसे अनोखा था। दूसरी बात जो गार में दाखिल होने के बाद मैंने महसूस की वो उसकी गैर मामूली ठंडक थी। हालांकि बाहर का मौसम सख्त गर्म था, लेकिन यहाँ काफी सर्दी थी। मैं उस अनोखे सर्द नुमा गार में आगे बढ़ता रहा और फिर गार बंद हो गया। आगे एक अजीमुशान चट्टान नजर आ रही थी। यहाँ मुहाफिज रुक गए। उन्होंने मुझे चट्टान से अंदर जाने का इशारा किया और मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। क्या इस चट्टान को रास्ते से हटाने के लिए मुझे अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना पड़ेगा? लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ जाने का रास्ता है तो फिर यहाँ के लोग वो रास्ता कैसे बनाते होंगे? एतराफ करता हूँ प्रोफेसर कि मैं किस कदर हैरान हो गया था, लेकिन ये हैरानी मैंने दूसरों पर नहीं जाहिर होने दी और चट्टान के नजदीक पहुंच गया। मैंने चट्टान के एक सिरे पर हाथ रखकर उसे अंदर दबाया और जिस्म की पूरी ताकत सर्व करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हाथ के थोड़े से दबाव से ही मैंने चट्टान को अंदर तपते हुए देखा और चौंक पड़ा। मजीद हल्के से दबाव से चट्टान बिल्कुल घूम गई। तब मैंने बगौर उस हैरत अंगेज तरकीब को देखा। चट्टान के नीचे एक नोक तराशी गई थी जो पत्थर में बने हुए एक प्याले में रखी थी। गोया ये चोल थी। इस तरह चट्टान इस प्याले में घूम रही थी। इसके दूसरे सिरे को भी इसी तरह छत में प्याला बना कर फंसा दिया गया था। इस तरह एक खौफनाक हद तक वजनी कबाड़ को एक आदमी आसानी से खोल सकता था। इन हैरत अंगेज चीजों ने मुझे बूढ़े आशोशा की अहमियत का एहसास दिला दिया और मैं संभल गया। इस कदर ज़हीन इंसान से अपने बारे में मोहतात होकर गुफ्तगू करना होगी। मैंने चट्टानी दरवाजे की दूसरी समत देखा और एक तवील व अरीज गार था जिसका दूसरा सिरा नजर नहीं आ रहा था। पूरे कार में ऐसी ऐसी हैबतनाक चीजें बिखरी पड़ी थी कि मेरे अलावा अगर कोई अजनबी इंसान इन्हें देखता तो शायद दहशत से उसकी हरकत कल्ब बंद हो जाती। इंसानों और जानवरों के ढांचे, बेपनाह सालम पिंजर जिसमें हाथों से लेकर जमाने कदीम के बड़े जानवरों के ढांचे भी थे। हड्डियों की नलखियां एक दूसरे में मुंसलिक छत तक चली गई थी। लकड़ी के बड़े बड़े प्यालों में न जाने कैसा कैसा स्याल भरा हुआ था। कहीं आग रोशन थी और इस पर बर्तन चढ़े हुए थे। गर्ज ये कि उस पूरे हाल में ऐसी ही हैबतनाक चीजें बिखरी हुई थी। न जाने यहाँ क्या हो रहा था। मैं ताज्जुब से ये तमाम चीजें देखता हुआ एक ही कदम आगे बढ़ रहा था। तब मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। अजीम बुतीका की आमद से मेरी आंखों में नूर भर गया है। मैं सकीर गार में बुतीका को खुश आमदीद कहता हूँ। लरजती हुई सी आवाज हर तरफ दीवार से आ रही थी। पूरा गार उस आवाज से गूंज रहा था और अल्फाज बार बार दीवारों से निकल रहे थे। मैं समझ गया आवाज एक थी, लेकिन ये उसकी बाज गश्त थी जो अभी तक गूंज रही थी। तब मैंने इत्मीनान करने के लिए एक पत्थर से एक प्याला उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। प्याला गिरने की आवाज भी देर तक गूंजती रही थी और जब वो आवाज हल्की हुई तो लरजती आवाज ने कहा, तेरा ख्याल दुरुस्त है बुतीका। ये आवाज का तिलिस्म है जो इन सख्त पत्थरों में फंस गया है। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। सीधा चला, तू ठीक रास्ते पर आ रहा है, जवाब मिला और मैं आगे बढ़ने लगा। यह तिलिस्मी गार मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं चलता रहा। वैसे मैं इस ज़हीन आदमी से मरऊफ हो गया था जिसने ये पूरी इसरार जाल फैला रखा था। मेरे जहन में बहुत से सवालात मचल रहे थे। बहरहाल मैं उसे मिलने के बाद ही इन सवालात का हल तलाश कर सकता था। और फिर मैं गार के इंतहाई सिरे पर पहुंच गया। यहाँ भी तेज रोशनी थी और रोशनी इसी अंदाज की थी जैसी पूरे गार में फैली हुई थी। अलबत्ता यह हिस्सा साफ सुथरा था और यहाँ घास बिछी हुई थी। एक पत्थर की चौड़ी सिल पर एक स्याफाम नजर आया जिसके सफेद दाढ़ी उसके पेट तक फैली हुई थी। सर के बाल भी बहुत लंबे और सफेद थे। हाथ पांव सूखी लकड़ियों की तरह लंबे लंबे और पतले पतले थे। पिंडलियों को देखकर एहसास होता था कि यह शख्स पैरों पर खड़ा भी हो न सकता होगा। अलबत्ता उसकी आंखें, पूरे जिस्म में आंखों के अलावा और था भी क्या। आंखें दो सुर्ख नगीने मालूम हो रही थी, रोशन नगीने, बड़े बड़े। सुर्ख आंखों में स्याह पुतलियां बहुत छोटी थी। इस तरह वो आंखें बेहद खौफनाक नजर आ रही थी और ये आंखें मुझे बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। खुश आमदीद बुतीका, आहिस्ता और बेहद सर्द लहजा में कहा, क्या मैं आशोशा के सामने हूं? मैंने बेखौफी से पूछा। सब कुछ था प्रोफेसर, लेकिन खौफ का मेरे सामने क्या गुजर। हाँ, मैं तेरा खादिम आशोशा हूं, इस तसव्वुर का खादिम जो सदियों से मेरे जहन में था, जिसके बारे में बार बार मेरे इल्म ने बताया और हर सदी में मैं जिसका मुंतजिर रहा। मेरी खुशियों का अंदाजा कर बुतीका, मेरे इल्म का एक और बाब मुकम्मल हो चुका है। बिलाशुबा तू अनोखा है। मैंने तेरा तसव्वुर किया था, लेकिन तू मेरे तसव्वुर से भी अजीब है। यकीनन तू इनमें से नहीं है जो पैदा होते हैं और फिर समंदर में जा गिरते हैं।
तेरे जिस्म से खारिज होने वाली रोशनी हजारों बीमारियों का इलाज लिए हुए है। और मैंने एक और अनोखी बात भी महसूस की है। मेरी इस बात की तस्दीक कर दे बोतिका कि क्या तू मुझसे भी तवील उम्र नहीं है? तेरी आंखों में सदियों के अफसाने बसे हुए हैं। खूब खूब मैं इन अफसानों को पढ़ सकता हूँ। ये अफसाने अनोखे हैं। तेरे जिस्म के रुए रुए में एक कहानी है। बोल बता दे बोतिका, क्या तू सदियों से जिंदा नहीं है? क्या तू इस जमीन से उगने वाले जानदारों से मुख्तलिफ नहीं है? बूढ़े की बातें मेरे जिस्म में सर्द लहरें पैदा कर रही थी। बिलाशुबा उसका इल्म लामहदूद था। बिलाशुबा वो आज तक मिलने वाले तमाम लोगों से अजीब था। मैं उससे बेहद मुतासर हो गया। मुझे जवाब दे बोतिका, मैं तेरा परस्तार हूँ। तेरी आमद से मेरे इल्म में इजाफा होगा। मैं तेरा साथी, तेरा मददगार हूँ। मैं तेरे अहकामात पर चलूंगा। मैं तेरा दोस्त हूँ। मुझे बता दे, मेरे इल्म ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है? जिस दिन यह इल्म मुझे धोखा देखा, मैं समंदर की गहराइयों में जा सोऊंगा। तेरे इल्म ने तुझे धोखा नहीं दिया आशोशा। बिलाशुबा तेरा इल्म लामहदूद है। मैंने जवाब दिया। असीम बोतिका। बूढ़े का मुंह खुल गया और उसके सफेद दांत चमकने लगे। ये सामने वाला पत्थर तेरा है, बैठ जा। मैंने इस पर अपने बालों का बिस्तर किया है। ये बाल मैंने एक तवील उम्र से जमा किए हैं ताकि जब तू आए तो तुझे अपनी अकीदत पेश कर दूं। मैं तेरी अजीम जहानत का दिल से कायल हो गया आशोशा, और तेरी मोहब्बत मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गई है। बिलाशुबा इस अंदाज से पजीराई करके तूने मुझे इज्जत बख्शी है जिसकी मैं दिल से कदर करता हूँ। मैंने दूसरे पत्थर पर बैठते हुए कहा, तू भूखा है बोतिका, मैं अंदाजा कर रहा हूँ। पहले मैं तेरा पेट भर दूं, फिर तुझे महीनों भूख नहीं लगेगी। तू तवाना रहेगा। वो अपनी जगह से उठ गया और पतली पतली टांगों से चलता हुआ दूर निकल गया। वो एक लकड़ी के प्याले में एक सुर्ख स्याल ले आया जो खोल रहा था। उसमें रंगीन रोशनियां उबल रही थी। उसने प्याला मेरे हाथों में थमा दिया। बिलाशुबा मुझे सख्त भूख लग रही थी। स्याह लोगों की लाई हुई एक चीज भी मुझे पसंद नहीं आई थी। मैं इस स्याल से भी नावाकिफ था, लेकिन मैंने इस प्याले को पकड़कर मुंह से लगाया और प्रोफेसर मैंने उसे खाली कर दिया। क्या ही लजीज स्याल था। मैं आज तक उसकी लज्जत अपने होंठों पर महसूस करता हूँ। स्याल मेरे मैदे में उतर गया और मैंने अपनी भूख को मिटते महसूस किया। उसके साथ ही जिस्म में तवानाई आ गई। मैंने प्याला एक तरफ रख दिया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। तो गुफ्तगू का अंदाज ये होना चाहिए था बोतिका कि एक सवाल तू कर और एक मैं। इस तरह किसी एक को तिश्नगी का एहसास नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे से मुतमईन होते रहेंगे, उसने कहा, और मुझे उसकी यह बात पसंद आई। ठीक है, मैं तैयार हूँ आशोशा। तू मेहमान है, मेरा दोस्त है। पहला सवाल करने का हक तुझे है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ बोतिका। मेरा पहला सवाल यह है कि तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा। उम्र? बूढ़े ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। इस कौम की 8वीं पुश्त में मैं पैदा हुआ था, जबकि अब यह कौम अपनी 30वीं पुश्त से गुजर रही है और हर पुश्त का तखमीना कम अज कम 1.5 सदी लगा लो। उसने जवाब दिया। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हर चंद के मेरे जहन में इसी सवाल से मुतालिक कई सवाल मचल रहे हैं, लेकिन असूल के तहत अब तेरे सवाल की बारी है। असूल परस्ती एक अच्छा अमल है। मेरा सवाल भी कमोबेश वही है जो तूने मेरे बारे में किया है। इस सवाल को पूछने की जरूरत यूं पेश आई कि मेरी उम्र के बारे में मालूम करके तुझे कोई हैरत नहीं हुई, जबकि यह तवील उम्री एक नादिर मिसाल है। इसका सवाल पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तेरा ख्याल दुरुस्त है आशोशा। मेरे लिए तेरी उम्र कुछ भी नहीं है, और रही मेरी उम्र तो इसका तखमीना भी मुश्किल है। यूं समझ कि जब ये जमीन लर्जा थी, जलजले बिखरे हुए थे, लावे उबल रहे थे, धुएं उठ रहे थे, किसी जानदार का वजूद नहीं था, लेकिन मैं मौजूद था। मैंने इसे करार पाते देखा, मैंने इस पर कौंपलें फूटते देखी, और फिर मैंने इस पर कीड़े रेंगते हुए देखे। बुखारात की नमी ने इस जरखेज मिट्टी से बहुत कुछ निकाल दिया था। ये सब मेरे सामने तश्कील हुआ, और जब मैंने जमीन पर बहुत से इंसानों को देखा तो फिर मैं भी इनमें शामिल हो गया। इस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, समंदर थे, दरख्त थे। इंसान खुद को इंसान नहीं समझता था। कोई जुबान नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, सब जानदार सिर्फ जानदार थे। मैंने इंसान का इर्तिका अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस जानदार को दूसरे जानदारों पर फजीलत हासिल करते हुए देखा है, और मैं इन तमाम मरहलों में इसका शरीक रहा हूं। मैंने जवाब दिया। बूढ़ा आशोशा पागलों की तरह मेरी शक्ल देख रहा था। वह मेरे खामोश होने पर भी मुझे देखता रहा, फिर अचानक उठा और मेरे कदमों में गिर गया। मैं तेरे कदमों की खाक में नहीं हूं बोतिका, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी इस छोटी सी कायनात को तश्कील करके ही मगरूर हो गया था। मैंने सोचा था कि तू इसे देखकर बहुत मुतासर होगा। मैंने सोचा था कि मैं तुझ पर फजीलत रखता हूं, लेकिन मैं तो तेरे सामने जमीन पर रेंगने वाला एक हकीर कीड़ा हूं। वो मेरे पैरों से सर रगड़ते हुए बोला, नहीं आशोशा, उठ जा, यह बात नहीं है। मैंने सदियों की जिंदगी भटकते हुए गुजारी है। मैं इंसानों के साथ एक तमाशाई की हैसियत से रहा हूं। मैंने सबील जिंदगी में कोई तख्लीकी काम नहीं किया, जबकि तुम्हारी यह कायनात जिसे तुम मुख्तसिर कहते हो मेरे लिए बहुत दिलकश और हैरत अंगेज है। मसलन ये रोशनी के फूल, मैं इनकी हकीकत नहीं समझ सका। रोशनी के फूल? आशोशा ने रोशन धात की तरफ देखते हुए कहा, यह मेरी दरियाफ्त है। मैं इब्तदा से ही सोचता रहा हूं बोतिका कि इस कायनात को तश्कील देने वाले ने जो कुछ बनाया है बेमकसद नहीं हो सकता।
हर चीज में कोई खासियत पनाह है, वरना ज़ीनत तो दुनिया में किसी एक चीज से भी हो सकती थी और तमाम चीजों को बनाने का कोई न कोई मकसद जरूर होगा। मैं और इस मकसद की तलाश में सरगर्दा रहा हूँ। मेरी तवील उम्री का राज भी मेरी एक दरियाफ्त में छुपा हुआ है। दुनिया की छानबीन के दौरान मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल गईं जिनके इस्तेमाल से जिंदगी कायम रखी जा सकती है और मैंने इन चीजों का इस्तेमाल जारी रखा। हाँ, तो बात इस रोशनी की हो रही थी। ये रोशनी मुझे आबशार से मिलती है। पानी की बेमिसाल कुव्वत। एक बार मैं इन पहाड़ों की सैर कर रहा था कि फिसल कर आबशारों में जा गिरा। मेरे पास धात की एक छड़ी थी। गिरने की कुव्वत से छड़ी पानी से रगड़ी और इसमें रोशनी पैदा होगी, जिस पर सख्त सरसहमगी के बावजूद मेरी निगाह पड़ गई। बहरहाल मैं सख्त जख्मी हो गया, लेकिन मुझे अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो रोशनी का राज दरियाफ्त कर चुका था और फिर जब मैं तंदुरुस्त हो गया तो मैंने इस रोशनी से पूरा फायदा उठाया। मैंने कायनी निजाम कायम किया जिसका ताल्लुक गिरते हुए पानी से है और इस तरह मैं रोशनी ले आया। तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें हर एक चीज से रोशनास करवा दूंगा। बेशक तेरी सोच अजीम है आशोशा, तू तहकीक का बादशाह है, मैंने मुतासर कुन अंदाज में कहा। इंसान किसी दौर में भी पसमानदा नहीं रहा है प्रोफेसर। सिर्फ सोचने की कुव्वत को मुख्तलिफ रंग मिलते रहे हैं और जो रंग जिस कदर पक्का हो उसके सोचने वाले को फौकियत मिल गई। गौर करो, बिजली के निजाम को कितनी देर कबल दरियाफ्त कर लिया क्या? बात सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है। पुरस्रार आशोशा ने सदियों की तहकीकात से ऐसे ऐसे नवादर जमा किए थे जो उसके दौर के इंसान के लिए भी जादुई हैसियत रखते थे। लेकिन तेरी तवील उम्री की दास्तान सुनकर तेरी शख्सियत पर गौर करने के बाद मैं कुछ नहीं रहा। बुतीका, क्या मुझे सवाल की इजाजत है? आशोशा ने कहा। बेशक, मैंने जवाब दिया। मैं तेरे जिस्म की चमक के बारे में जानना चाहता हूँ। मिस तवील उम्री के बावजूद तेरे हुस्न, तेरी जवानी के बारे में जानना चाहता हूँ। बूढ़े आशोशा ने रश्क भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। इंसानी जिस्म में आने से कबल मैंने खुद को खलाओं में भटकते हुए महसूस किया है आशोशा। मेरे जर्रात चांद सितारों से लिपटते हुए थे। मैंने चांद की रोशनी जज्ब की है, मैंने सितारों को छुआ है। और आशोशा, अगर तू झूठ न समझे तो मैंने सूरज के खोलते हुए लावे में जिंदगी गुजारी है। आग, पानी, हवा मेरे लिए बेमानी है। पानी मेरी रूह को गुस्ल देता है, आग मेरी जवानी को ताज़ा कर देती है। हर चीज मेरे लिए बेमानी है, हर चीज मेरी दोस्त है। तो मुझे आग के समंदर में फेंक दो, गहरे पानी में गर्क कर दो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यकीनन देवताओं का वजूद है, तवहमात बेमानी नहीं होते। चाहे तू इस मखलूक से है जिसे पूजा जाता है, तो इसकी जिंदा तस्वीर है। मुझसे कुछ पूछ डालो अजीम बुतीका। अब मेरे सवालात खत्म हो गए, तेरी बारी है। मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं आशोशा। इब्तिदा कर, मैं जवाब दूंगा, आशोशा ने कहा। काले सरदार का कहना है कि सदियों से तू बुतीका की आमद की पेशगोई करता रहा है। क्या यह दुरुस्त है? हाँ, यह दुरुस्त है बुतीका। मेरा इल्म मुझे बता रहा है कि आग के समंदर में एक इंसान निकलेगा जो कम टाली वालों को खुशहाली बख्श देगा, क्योंकि खुशहाली के राज से वाकिफ होगा। और जब जजीरे के दरख्तों में आग लगी तो मैंने उन्हें खुशखबरी दी कि बुतीका की आमद करीब है और वो मेरे इस्तकबाल को पहुंच गए। ये कौन सा इल्म है जिसने तुझे ये इत्तला दी है? सितारों का इल्म। आसमान पर बिखरे हुए सितारे एक तहरीर रखते हैं, इनमें तफसीर कायनात छुपी हुई है। हर खित्ते के लोग इनसे माहौल की रद्दोबदल की दास्तान पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि इन सितारों की गर्दिश देखने में दस्तरस हो। मैंने बेशुमार रातें सितारों की चाल समझने में गुजारी हैं और बिलाखिर में इनकी चालें समझने में कामयाब हो गया। ये इल्मे नजूम था प्रोफेसर, जिसकी हैसियत मुसल्लम है और दुनिया भर पर चढ़ने वाली लाखों। ये इल्मे नजूम था प्रोफेसर, जिसकी हैसियत अब भी मानी जाती है और दुनिया पर चढ़ने वाली लाखों तहें इस इल्म को ना दबा सकी। एक दौर ऐसा आया जब दुनिया के बेशुमार लोग इल्म नजूम के माहिर थे और आज तक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सितारों की चाल के माहिर होते हैं। खूब इल्म है आशोशा। बस अब एक सवाल और है, जिसके बाद हमारी तेरी सवालों जवाब की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जरूर सवाल कर बुतीका, आशोशा ने मुस्तद्दी से कहा। तूने इतनी तवील उम्र पाई है, तू सदियों से इन लोगों के साथ रहा है, तो इनमें से ही एक है। तेरी जहानत अजीम है। तूने इतने इल्म हासिल किए, फिर तूने इन लोगों को खुशहाली की राह क्यों नहीं दिखाई? तूने इन्हें बुतीका का मोहताज क्यों रखा? ये तेरे लोग थे, ये तेरी नस्ल थी। भूख और अफलास से ये लोग खात्मे के करीब हैं, तूने इनकी मदद क्यों ना की? यह सवाल मेरी जिंदगी की कमजोरियां जाहिर करता है बुतीका। इस खुद गर्जी की मुआफी मांग लूंगा। दरअसल इब्तिदा में मुझे इस तवील उम्री का एहसास नहीं था। मैं अपनी जिंदगी को भी दूसरों की तरह मुख्तसर समझता था, लेकिन इस थोड़ी सी जिंदगी में मैं कुछ इल्म हासिल करना चाहता था। मुझे बचपन ही से इसका शौक था। मैंने इनकी तरफ तवज्जो नहीं थी क्योंकि मैं खुद को इनसे अलग समझता था। फिर मुझे तवील उम्री मिल गई और मेरी तहकीकी हिस्स बढ़ गई। मेरा अमल जिस कदर बढ़ता गया, मेरे कवा में इसी कदर सुस्ती आती गई। मैं अपना हर लम्हा तहकीक में गुजारने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए मैं उनके लिए कुछ न कर सका, क्योंकि कुछ करने में बहुत वक्त सरफ होता है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई है आशोशा। मेरी इस खुद गर्जी पर मुझे माफ कर दे बुतीका। बेशक मैं मुजरिम हूं, मगर तू इन लोगों पर खुशहाली जरूर नाजिल कर। इसके एवज मैं अपने तमाम
अलूम का निचोड़ तुझे दे दूंगा। मुझे ये सौदा मंजूर है आशोशा। यूं भी मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो मासूम है। मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। मेरे तजर्बात, मेरी काविशें तेरे साथ होंगी और हम दोनों में ये बात तय होगी। मैं उस आलिम व फाजिल इंसान से कुछ सीखने का ख्वाहिशमंद था और मैं बता चुका हूँ प्रोफेसर कि वो मेरा पहला उस्ताद था जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। आशोशा ने अपने खादमों को बुलाया, उन्हें हदायत की कि वो बस्ती वालों को खुशखबरी सुनाते। उनसे कह दें कि आशोशा और बोतीका की गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है। वो लोग आबशार के सामने वाले मैदान में जमा हो जाएं। आशोशा उन्हें खुशखबरी देगा। खादम चले गए और आशोशा मेरी खातिर मदारत करने लगा। हम दोनों में कुछ और शराइत तय होने लगी। मसलन आशोशा ने कहा कि मैं 6 सूरज इन लोगों में यानी बस्ती में गुजारूं। 7वें सूरज की हर रात आशोशा के साथ गुजरेगी और इस रात में आशोशा मुझे अपने अलूम सिखाया करेगा। मैंने ये बात मंजूर कर ली थी। दूसरी सू पूरी बस्ती उमड़ आई थी। हर सू इंसानी सर नजर आ रहे थे। बेपनाह आबादी थी प्रोफेसर। बेशक अगर कुछ और दिन के लिए खुराक का इंतजाम न होता तो इस आबादी में खौफनाक बर्बादी फैलती। मासूम लोग भूख से बिलक बिलक कर मर जाते। मैंने उस आबादी को देखा। उन तमाम मासूमों की जिंदगी बचानी थी। इन्हें जदीद निज़ाम जिंदगी देना था और मैं इस निज़ाम से बखूबी वाकिफ था। जब सूरज निकल आया तो आशोशा मेरे साथ बाहर निकला। बूढ़ा आशोशा इस कदर नातवा होने के बावजूद बेहद फुर्तीला और चाको चौबंद था। उसकी आंखों की तवानाई उसके पूरे जिस्म की नुमाइंदगी करती थी। स्याह चेहरे पर उसकी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी बेहद अजीब मालूम होती थी और उसके साथ मैं था। मैं पीले रंग का शुआई इंसान। स्याफामों ने हमें देखा और सजदे में गिर पड़े। मुझे अहमद तास याद आ गया। इन मनाजर से तो वही खुश हो सकता था। ये मनाजर उसको बहुत पसंद थे। मुझे उनसे कोई रग़बत नहीं थी। मैंने बूढ़े आशोशा की तरफ देखा। आशोशा खुद भी मेरी ही तरफ देख रहा था। इनसे कहो आशोशा के खड़े हो जाए। मैं इनमें से हूँ। मैं इनका दोस्त हूँ, इनका माबूद नहीं। मुझे सजदा करने की जरूरत नहीं। ये मुझे अपना दोस्त और अपना हमदर्द समझे। बेशक ताकत के साथ अगर अजमत भी हो तो शख्सियत नाकाबिल तस्खीर होती है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सुनो सुनो कमटाली के खुश नसीब हो। अजीम बोतीका क्या कहता है, सुनो, गौर से सुनो। यह वही है जिसके बारे में मैं सदियों से कहता आ रहा हूँ। यही तुम्हारा रहनुमा है, यही तुम्हारा राहबर है। सुनो, वह कहता है वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा देवता नहीं। इसे सजदा मत करो, इसे अपनी तकलीफें सुनाओ, इससे भाइयों की तरह मदद तलब करो। वो तुम्हारे शाना बशाना रहकर काम करेगा, तुम्हारी खुशहाली के लिए तुम्हारा शरीक होगा। सुनो, वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसके अहकामात पर अमल करो। इस बात पर गौर करो कि इसका मकसद क्या है। सिर्फ वो करो जो वो कहता है, तब खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम सरसब्ज़ो शादाब होगे। अजीम बोतीका सलामत रहे। अजीम बोतीका हमारा भाई, हमारा साथी, हमारा दोस्त सलामत रहे। चारों तरफ से गुलगुला उठा और पहाड़ियां हिलने लगी। मैं मुहब्बत अमेज निगाहों से उन सबको देख रहा था। इस दिलचस्प बस्ती में मेरा दिल लग गया था। मैं इन लोगों को तहजीब की लज्जतों से रोशनास कराने का ख्वाहिशमंद था। वह मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत देने वाले इंसान थे। तब मैंने पहली बार एक हुक्म सादर किया, कमटाली के लोगों, मेरा झोंपड़ा भी तुम्हारे दरमियान होगा। मेरे लिए एक बड़ा झोंपड़ा बना दो। यह झोंपड़ा मेरी निगरानी में बनेगा। तुम इसके लिए सामान इकट्ठा कर लो। मुकद्दस आशोशा के मशवरों से मैं तुम्हारे मसाइल हल कर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए इस जमीन को खुशहाल बना दूंगा। एक बार फिर खुशी के नारे बुलंद हुए। आशोशा भी खुश नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, जाओ बोतीका के कहने पर अमल करो। और लाखों इंसानों का समंदर मुंतशिर होने लगा। तब आशोशा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी बस्ती के निजात दहिंदा, मेरे दोस्त, जाओ इनके लिए काम करो। 7वें चांद की रात में इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है आशोशा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? आशोशा ने पूछा। गजब का क्याफा शनास था ये शख्स, जिसका अंदाजा मुझे बारहा हुआ। सिर्फ अजलात की खिंचावट से वो पता लगा लेता था कि मुकाबिल क्या सोच रहा है। मुझे वो धात चाहिए जिससे तूने रोशनी पैदा की है। ओह, इसका बड़ा जखीरा मेरे पास मौजूद है। बस्ती के लोगों को भेज दे, मैं जखीरा तेरे पास मुंतकिल कर दूंगा। बस ठीक है, मैंने कहा और बूढ़े आशोशा ने मेरी पेशानी को बोसा दिया। तब मैं पहाड़ से उतरा और बस्ती की तरफ चल दिया। बहुत से लोग रास्ते में मेरे साथ हो लिए थे। वो अपने लकड़ी के नोकदार हथियार झुकाए मेरे पीछे एहतराम से चल रहे थे। उनके साथ मैं बस्ती में दाखिल हुआ। यहाँ मैंने एक अजीब दिलचस्प मंजर देखा। एक खुले मैदान में दरख्तों और झाड़ झंकाड़ों का अंबार लगा दिया गया था। बेशुमार लोग लकड़ियां और दूसरी चीजें लिए चले आ रहे थे। मैं दोनों हाथ उठाए और उन्हें मजीद लकड़ियां लाने से मना कर दिया। तब वो रुक गए और सरदार मेरे नजदीक पहुंच गया। लोहा मौजूद नहीं था, तमाम काम हाथ से लेने थे। मैंने उन्हें जमीन पर लकीरें खींच कर बताया कि मेरा कराल किस तरह बनेगा। सरदार गौर से उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरे कुछ लोगों को बुलाकर वो नक्शा दिखाया। सब हैरान रह गए। बहरहाल काम शुरू हो गया। बेशुमार लोग थे जो काम कर रहे थे। सरदार मुझसे पूछ पूछ कर उन्हें हदायत दे रहा था और वो पूरी तनदही और खुश दिली से काम कर रहे थे। जो काम दिलो जान से किया जाए उसके बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता। अजीमुशान कराल पलक झपकते तैयार हो गया और जब कराल तैयार हो गया तो सरदार और दूसरे लोगों ने उसे हैरत और ताज्जुब से देखा। बेशक ये बोतीका का कराल है, सरदार ने तारीफी लहजे में कहा।
कुछ अरसे के बाद तुम्हारे कराल भी ऐसे ही होंगे। अपने लोगों से कहो वापस आए, आज ही मैं बहुत से अहकामात दूंगा और तुम चंद जवानों को अशोशा के पास भेज दो। मैंने अशोशा से जो चीज मांगी है उसे ले आए। मेरे मुंह से निकला, तामील हुई और थोड़ी देर के बाद लोहे का एक बड़ा जखीरा मेरे कराल के सहन में ढेर था। तब मैंने नक्शों की मदद से जमीन में गड़े खोद कर भट्टियां तैयार करवाई और सरदार को दूसरा हुक्म दिया। कवि हैकल जवान ये काम सोचे समझे बगैर नहायत दिलचस्पी से कर रहे थे। नुकदार पत्थरों से मिट्टी खोदी जा रही थी। फिलहाल उन्हीं पत्थरों से काम लिया जा रहा था। समंदर का पानी से गारा बनाया गया और रात होने तक बहुत सी भट्टियां तैयार होगी। अब मुझे इन भट्टियों के खुश्क हो जाने का इंतजार था। चुनाचे मैंने सरदार और दूसरे लोगों को आराम करने के लिए कहा और वो सब चले गए। लेकिन चंद स्याह फार्म रजाकाराना तौर पर मेरे कराल के गिर्द पहरा देने के लिए रुक गए थे। फिलहाल इन लोगों को सिर्फ अपने वसाइल से काम लेना था। बहरहाल काम शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त दरकार था। नरम समुद्री घास के बिस्तर पर लेटा हुआ मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। मेरे दिल में एक अनोखी उमंग थी। इतनी दिलचस्पी मुझे कभी नहीं महसूस हुई थी। हालांकि मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इन सादा और मासूम लोगों के लिए मेरे तासुरात ऐसे ही थे जैसे एक मुशफक बाप के अपनी औलाद के लिए होते हैं। मैं उन लोगों को ऐसा समझ रहा था जैसे वो मासूम बच्चे हों, उनके पांव कमजोर हों और मैं उन्हें दुनिया दिखाने की तैयारी कर रहा हूं। न जाने कब तक मैं उनके बारे में प्रोग्राम बनाता रहा। मुझे सुबह होने का इंतजार था।